नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेंटर ऑफ साइंस में। आज का जो हमारे डिस्कशन का है टॉपिक वो एनसीईआरटी एमसीक्यू पे आधारित है। ये जो सीरीज है ऑल वनडे एग्जाम को देखते हुए, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पुलिस हो, सीटेट हो, ये सीरीज एनसीईआरटी एमसीक्यू पे आधारित होगी, जिसमें हम पूरे एनसीईआरटी को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? अगर कोई ठोस पदार्थ है सीधे लिक्विड में ना बदल के, तरल में ना बदल के किस में बदल जाता है? वाष्प में। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम ऊर्ध्वापर्तन कहते हैं, यानी सब्लिमेशन कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए हमें क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है मात्रक, ऑप्शन बी है संख्याक, ऑप्शन सी है मात्रक और संख्याक दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी मात्रक और संख्याक हमें दोनों की जरूरत है। सपोज करिए कि आपने मार्केट से क्या खरीदा? टमाटर खरीदा। कोई पूछेगा कि आपने टमाटर कितना खरीदा, तो आपने क्या बताएगा? केवल 2 बताएगा, या 2 नहीं बता के क्या बताएगा? केजी बताएगा? नहीं, आपको बताना होगा कि हमने 2 केजी खरीदा। इसलिए हमें मात्रक, जिसको हम केजी बोल रहे हैं, और संख्यांक यानी नंबर, दोनों की नीड है अगर किसी राशि के हम परिमाण का पूर्ण विवरण बताते हैं। जैसे हमने कोई लीटर में ही सामान परचेज किया, तो हमें बताना होगा कि हम 1 लीटर यानी 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल खरीदे, यानी सरसों तेल खरीदे। ऐसा नहीं कह देंगे कि हम 1 खरीदे या हम लीटर खरीदे, नहीं, हमें दोनों बताना होगा, नंबर और लीटर, यानी मात्रक और संख्यांक। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं, यानी घटता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम वायु का प्रेशर यानी दाब डिक्रीज करेंगे, वैसे जो हमारा क्वथनांक है यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? घटता है, यानी डिक्रीज होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक किरणें निम्न माध्यम में न्यूनतम दूरी तय करेगी। कौन से मीडियम में सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? वायु में, लोहा में, लकड़ी में और पानी में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, आयरन में। ठीक है, एक्स किरणें लोहा में सबसे न्यूनतम दूरी तय करेगी। एक्स किरणें लोहा, टंगस्टन तथा हड्डी से नहीं गुजरता है। लोहा, टंगस्टन और बोन यानी हड्डी की आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए, चाहे जो भाग पैर में टूट जाता है, तो उस भाग का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सरे फोटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो वायु है, लकड़ी है तथा पानी है, इन तीनों में से क्या एक्स किरणें आसानी से गुजर सकती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वह ताप जिस पे ठोस द्रव में परिवर्तन होता है, यानी जो सॉलिड है किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक, क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक ताप, द्रवणांक, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जब जिस टेम्परेचर पे हमारा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रवणांक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन, ऑप्शन सी है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। यानी जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, यानी प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा जब कोशिका में राइबोसोम प्रेजेंट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि जो जंतु कोशिका का सबसे बाहरी घेरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सर्वाधिक भेदन क्षमता का तरंग दैर्ध्य है। ऑप्शन ए है 2 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी है 4 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी है 6 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी है 8 एंगस्ट्रॉम। यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, 2 एंगस्ट्रॉम। कैसे करेक्ट होगा उसे हम देखते हैं। सर्वाधिक भेदन क्षमता 2 एंगस्ट्रॉम, सही बात है, बट अब थोड़ा सा लॉजिक समझिए। एंगस्ट्रॉम में जिसका तरंग दैर्ध्य जितना कम होता है, क्या होता है?
एंगस्ट्रॉम में जिसका तरंग दैर्ध्य जितना कम होता है उसकी ऊर्जा एवं भेदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। ऊर्जा एवं भेदन क्षमता क्या होगा? अधिक होगा, और जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है। दूसरी बात, जो भेदन क्षमता है या ऊर्जा है, भेदन क्षमता है या ऊर्जा है, वो 1 वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब कि जिसका भेदन क्षमता जितना ही अधिक होगा उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि इसमें पूछा है कि सबसे भेदन क्षमता किसकी अधिक है, तो हम देखेंगे कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है, तो 2 एंगस्ट्रॉम का है, इसलिए इसकी भेदन क्षमता क्या हुई? सबसे अधिक हुई। लेकिन सबसे भेदन क्षमता कम किसकी होगी? जिसका वेवलेंथ अधिक होगा। तो देख लीजिए 8 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ क्या है? सबसे अधिक है, तो इसका जो भेदन क्षमता होगा सबसे क्या होगा? कम होगा। ठीक है। दूसरी बात, जिस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य जितना ही कम होता है उसकी ऊर्जा एवं आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। ऊर्जा एवं आवृत्ति क्या? जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, तो इसकी ऊर्जा भी अधिक है, आवृत्ति भी अधिक है और भेदन क्षमता भी अधिक है। ठीक है। तरंग दैर्ध्य क्या किया जाता है? तो तरंग द्वारा तय की गई दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे यहां से तरंग चले यहां तक चले तो इसे हम 1 वेवलेंथ कहेंगे, यानी ये कंप्लीट ऑसिलेशन को हम एक तरंग दैर्ध्य बोलेंगे। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, यानी केंद्रक झिल्ली क्या होती है? अब्सेंट होती है, उसे क्या कहते हैं? अगुणित जीव, द्विगुणित जीव, यूकैरियोटिक्स यानी प्रोकैरियोट्स। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा की कोटि 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यह स्पेक्ट्रम में किस भाग का सदस्य है? अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण, गामा किरण, एक्स किरण। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये किसका हिस्सा है स्पेक्ट्रम में? तो एक्स किरण का हिस्सा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्रोमेटिन, धागा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जीन किससे बने होते हैं? डीएनए के खंड से या डीएनए के पार्ट से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रकाश की क्वांटम प्रकृति को किस परिघटना द्वारा समझाया जाता है? ऑप्शन ए है हाइगेन तरंग सिद्धांत, ऑप्शन बी है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, ऑप्शन डी है डी ब्रोगली के सिद्धांत। तो प्रकाश का जो क्वांटम प्रकृति होता है किसके द्वारा? तो प्रकाश वैद्युत के प्रभाव द्वारा समझाया जाता है। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हाइगेन के अनुसार जो प्रकाश तरंग होती है, प्रकाश तरंग प्रकृति की होती है। किसके अनुसार? हाइगेन के अनुसार। प्रकाश जो है, लाइट जो है, वेव नेचर का है, हाइगेन के अनुसार। ठीक है। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंग की प्रकृति है। दूसरी बात, मैक्सवेल के अनुसार जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। किसके अनुसार? तो मैक्सवेल के अनुसार। यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो यानी परपेंडिकुलर दोलन करता है तो यह एक तरंग भी उत्पन्न करता है। यह तरंग उत्पन्न करता है उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, जिसे मैक्सवेल साहब ने विद्युत चुंबकीय तरंग बताया। जो सूर्य से लाइट हमारी पृथ्वी तक आती है, ये भी एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कोई माध्यम की जरूरत नहीं है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? जंतु कोशिका, पादप कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका या इनमें से सभी? तो जो रसधानी पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? हमारे पादप कोशिका में पाई जाती है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा? करेक्ट होगा। रसधानी कोशिका किसमें पाई जाती है? तो
पादप कोशिका में पाई जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 5 एंगस्ट्रॉम तक विभेदन प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को निम्न विभवांतर में त्वरित करना चाहिए। यानी न्यूनतम तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला 12.2 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट भी। ये आपको लर्न करना होगा, ठीक है। ये जो भी हमारा है क्या है, यहाँ विभवांतर है, ठीक है। हम देख लेते हैं लैम्डा का वैल्यू कितना गिवन है, 5 एंगस्ट्रॉम गिवन है, ठीक है। यानी 12.2 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट भी। हमें विभवांतर ही बताना है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी इक्वल टू 12.2 एंगस्ट्रॉम अपॉन 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कैंसिल, यानी 12.2 अपॉन 5। तो अगर केवल हमें v का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट इधर आ जाएगा, यानी दोनों साइड आप स्क्वायर भी करेंगे तो अंडर रूट यहां से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12.2 अपॉन 5। रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6.25 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अप्रोक्स होगा क्योंकि अप्रोक्स वैल्यू है ना, क्योंकि डेसिमल है अंडर रूट में, तो अप्रोक्स वैल्यू एग्जैक्ट सही ही माना जाएगा। तो इसलिए 6 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है, कोशिका झिल्ली, गाल्जी उपकरण, केंद्रक और कोशिका। यानी जो कोशिका की वृद्धि हम किसके द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं, यानी कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। केंद्रक के द्वारा हम कोशिका की वृद्धि को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, यानी नियंत्रण करते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एसी मेंस की आवृत्ति होती है 30 चक्र पर सेकेंड, 50 चक्र पर सेकेंड, 60 चक्र पर सेकेंड और 120 चक्र पर सेकेंड। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारत में एसी मेंस की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। और जो भारत में एसी मेंस की आवृत्ति मान्य कितनी पे होती है, तो 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3%, ये क्या है, मान्य है। प्रतिवर्ती धारा का मतलब क्या होता है कि जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। इसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं या प्रतिवर्ती धारा कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर यही दिष्ट धारा होगी यानी डायरेक्ट करंट होगी, दिष्ट धारा होगी, तो वो ऐसे बिहेव करेगी, नियतांक की तरह जाएगी, जिसमें परिमाण और दिशा क्या होते हैं, फिक्स नियतांक होते हैं, उसमें चेंज नहीं होता है। परिमाण एवं दिशा क्या होते हैं, नियतांक बोले या स्थिर बोले होते हैं, जबकि अल्टरनेटिंग करंट में क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर अगले वीडियो का आप नोटिफिकेशन जल्दी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।